आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं सुपर बैच @10 में। जो पहले टॉपिक पढ़ चुके थे वो डिफरेंशिएशन था, कुछ दिन पहले आया था। आज का जो टॉपिक होगा वो इंटीग्रेशन के ऊपर होगा, और इंटीग्रेशन जो टॉपिक होता है वो क्लास 11 का न्यू टॉपिक है ना। इंटीग्रेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसकी नीड क्या है वो जानना है अपने को, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन जो आप लास्ट बार पढ़े थे तो उसमें क्या था, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन इज द स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। वैसे ही इंटीग्रेशन क्या होगा, इट इज द एरिया ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। एरिया ऑफ y वर्सेस x ग्राफ है, ठीक है। देखिए समझेंगे कैसे। अगर मान लीजिए आपको कोई डिस्प्लेसमेंट दिया है s दिया हुआ, ठीक है, t³ + 5 दिया, मान लो t³ + 5 दिया, आपको बोला गया है वेलोसिटी निकाल कर दिखाइए। तो आप जानते हो सर वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। आप इसको डिफरेंशिएट कर दे तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, d/dt ऑफ क्या सिखाया गया था बताओ, s के जगह क्या पुट करोगे आप, t³ + 5 पुट करोगे, ठीक है। ये जो 3 है वो बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3t² हो जाएगा। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है इसलिए वो 0 हो जाएगा। तो आपका जो वेलोसिटी आया वो 3t² है। लेकिन अभी अगर आप मान लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए, अगर मान लीजिए वेलोसिटी दिया हुआ है 2s + 4 दिया हुआ है, और आपको बोला गया हो कि वेलोसिटी निकाल कर दिखाओ, तो कैसे निकालोगे मुझे बताना। आपको दिया गया, बताओ कैसे निकालोगे। तो आपको तो पता है v = क्या होता है, ds/dt होता है, यही होता है आपको। ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में हो, किसी के भी टर्म्स में हो, टाइम के टर्म्स में होगा तो 2t + 4 ले लेना, ठीक है। टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हो, 2t + 4 ले लो। और आपको बोला गया है कि भाई आप निकाल कर दिखाइए डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकालोगे, डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं। देखो ध्यान से, कैसे निकालोगे, आप नहीं निकाल पाओगे। तो इसके लिए हम लोग को इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ता है। बेसिकली क्या होता है, ये ना डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस को बोलते हैं। इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उसका उल्टा है। तो बेसिकली इसको समझेंगे हम लोग किसी ग्राफ से। देखो ध्यान से ना, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि एक्सिस हम लोगों ने बनाया, देखो ध्यान से, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए हम कोई ग्राफ बनाते, मान लो ये कोई ऐसा ग्राफ है, ठीक, कोई लीनियर ग्राफ बना है, और आपको बोला गया एरिया निकालो। तो x एक्सिस के साथ बनने वाला एरिया कैसे बनाओगे, x एक्सिस के साथ जो ग्राफ अलाइन होगा ना, ये वाला पार्ट आपका एरिया हो गया। आपको एरिया निकालने बोलोगे, आप निकाल लो। कैसे, ट्रायंगल का शेप दिख रहा है, आप सॉल्व कर लोगे, हाफ बेस इनटू हाइट, चलो निकल गया। आप क्या यूज़ करने वाले, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, जितना होगा वो देख लेंगे आप, ठीक है। मान लीजिए ये तो हो गया। इसी ग्राफ को मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। ग्राफ देखिए हमारा कैसा है। आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल से लेने के क्या करेंगे, आप एक डॉटेड लाइन बना दोगे आप, है ना। x एक्सिस के साथ बनने वाला एरिया देखो ध्यान से, तो ये आपको रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक a है, ये आपका b है। तो आप कैसे एरिया निकालोगे, l × b होता है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, l × b। ये पूरा लेंथ कितना है, a है, ये पूरा उसका ब्रेड्थ कितना है, b है। तो कितना हो जाएगा ये तुम्हारा, AB स्क्वायर यूनिट्स। अगर मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया रहेगा वो अलग बात है। तो इस तरह ग्राफ तो निकालना आसान होता है, तो यहाँ पर तो इंटीग्रेशन की नीड नहीं होती।
तो इंटीग्रेशन का नीड कहाँ होता है? फिर प्रॉब्लम कहाँ पर अराइज होना शुरू हुआ? सब कुछ तो ठीक दिख रहा है, तो प्रॉब्लम अराइज कहाँ से होना शुरू हुआ? तो प्रॉब्लम तब आना शुरू हुआ जब एक ग्राफ कैसा बनता हुआ नज़र आ रहा, कुछ कर्व का शेप लेता हुआ नज़र आ रहा, मान लो ऐसा कुछ कर्व, और आपको बोला गया है कि पर्टिकुलर इसका आपको एरिया निकालिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक डॉटेड लाइन बनाएंगे, एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एरिया देखो ध्यान से। तो यहाँ पर कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर तो आप नहीं निकाल पाएंगे डायरेक्टली, कोई शेप का, इस शेप के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं किस तरह का शेप है। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पर हम लोग अलग अलग जगहों पर स्ट्रिप्स कंसिडर करते हैं। याद रखना 2 ही तरह के स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप होता है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे, देखो ध्यान से। इस वर्टिकल स्ट्रिप में छोटा सा लेंथ जो लिए हो ना, ये छोटा सा लेंथ आपको बताया था ना, छोटा सा लेंथ के लिए क्या डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस पे, तो छोटा सा लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पर, dx हो जाएगा, ठीक है। और ये मान लो कितना दिया, मान लेते हैं सर ये y1 दिया हुआ है, इसका कितना दिया, y1 दिया मान लो। तो ये जो स्ट्रिप है ना, ये स्ट्रिप किसकी तरह दिख रहा है, देखो आप, अगर हम एरिया निकालेंगे इस स्ट्रिप का तो आप बताइए कैसा दिख रहा है ये स्ट्रिप, एक रेक्टेंगुलर शेप का दिखाई दे रहा है आपको। तो इसका जो लेंथ है वो y1 दिखाई दे रहा, दिख रहा है ना ऐसा, बस पलट दिए इसको, और इसका ब्रेड्थ कितना है, dx है। तो अगर हम आपसे पूछे बताओ कि एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना है, तो क्या बोलोगे आप, एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना है हमको बताओ। L इंटू बी होता है, तो L कितना है, y1 है, और b कितना है, dx है। तो y1 dx पर्टिकुलर स्ट्रिप का एरिया निकल गया, ठीक है। वैसे ही करते करते अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्ट्रिप कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये शेप आपके लिए नोन शेप नहीं है, आप जानते नहीं हो पहले से। अलग अलग जगहों पर क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिप्स कंसिडर करना पड़ेगा, और लास्ट में सभी को ऐड कर देंगे तो पर्टिकुलर ये जो आपको एरिया निकालना था वो एरिया निकल जाएगा। जैसे यहाँ आपने एक स्ट्रिप कंसिडर किया है, मान लो इस जगह पे आपने एक स्ट्रिप कंसिडर किया है, मान लीजिए ये आपने स्ट्रिप कंसिडर कर किया है, ये y1 था, ये मान लीजिए y2 है, ये आपका y2 है, ये y1 था, मान लो ये y3 है, ये स्मॉल dx है, dx तो चेंज होने वाला है नहीं, स्मॉल लेंथ dx लिए हो, तो ये वाला y3 है। तो आप कैसे निकालोगे, इसका स्ट्रिप का तो निकाल लिए, फिर इसका निकालोगे तो क्या आएगा, y2 dx नहीं आएगा, सोचो ज़रा, इसके लिए क्या आएगा, y3 dx नहीं आ जाएगा। तो आपको निकालना है रिक्वायर्ड, इस पर्टिकुलर ग्राफ का रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ग्राफ क्या हो जाएगा हमको बताओ, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ग्राफ। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ग्राफ क्या होगा, देखो ध्यान से, पहला वाला निकाला था y1 dx, दूसरा वाला के लिए y2 dx प्लस y3 dx, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, कहीं तक, बहुत सारे लोग हैं ना स्टेप्स, तो पता नहीं yn तक जाएगा, yn dx मान लो। यहाँ तक समझ में आया। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग लेते हैं, फिजिक्स में जो सिंबल यूज़ किया या मैथ्स में सिंबल यूज़ करते हैं, उस सिंबल का नाम आप जानते होंगे, इसको सिग्मा कहा जाता है, और मैथ्स में समेशन बोलते हैं ना, हम लोग सुने होंगे, समेशन साइन होता ही है। एक चीज़ गौर करो कि यहाँ वैरी कौन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 n तक गया। इसका मतलब ये हुआ कि n का जो वैल्यू है ना, स्मॉल n का वैल्यू देखोगे ध्यान से, कहाँ से शुरू हुआ है, 1 से शुरू हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहाँ तक भी जा रहा हो जा रहा है। मान लेते हैं कि n का वैल्यू 1 से शुरू हुआ और कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। ऊपर होता है टोटल, ऊपर जो लिखते हैं हम लोग टोटल लिखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ वो नीचे लिख दोगे आप, और उसके बाद यहाँ क्या लिख दोगे, yn dx। n का वैल्यू जब 1 होगा तो y1 dx हो जाएगा, y का वैल्यू जब 2 होगा तो y2 dx हो जाएगा, सब ऐड होते हुए जाएगा। फिर n का वैल्यू 3 होगा तो y3 dx होगा, एंड सो ऑन। अगर n हुआ तो yn dx, जो दिख रहा है एग्जैक्टली सेम लिखा गया है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आया, सोच कर देखिए, समेशन साइन को फिर हटना पड़ा। समेशन साइन क्यों हटना पड़ा वो आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब आप इस स्ट्रिप को बनाए थे तो हमने इसको क्या लिया था, रेक्टेंगुलर शेप लिया था,
एक चीज़ गौर करिएगा, हर जगह पर यहाँ पर ये वाला पार्ट छूट रहा है, एक ट्रायंगुलर पार्ट आपको हर जगह दिखेगा छूटता हुआ, थोड़ा सा ही दिखेगा बट दिखेगा ज़रूर है। ये छोटा सा पार्ट, तो ये छोटा सा पार्ट का तो हम लोग एरिया निकाले नहीं है, हम तो सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप का निकाले थे, ये छोटा छोटा पार्ट तो निकाले नहीं है। तो इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा? तो ये समेशन जो होता है ना, समेशन तब हट जाता है और इसके जगह में जो सिंबल यूज़ करते हैं वो इंटीग्रेशन का होता है। ये सिंबल होता है वो इंटीग्रेशन का होता है, क्योंकि जो स्मॉल जो एरिया है वो कैसे निकालोगे आप? इससे तो नहीं निकलने वाला, क्योंकि आपने जो एरिया लिया था वो रेक्टेंगल का लिया था। तो स्मॉल पार्ट जो ट्रायंगुलर रीजन जो बच जा रहा है वो कैसे निकालोगे? सभी का नहीं निकाल पाएंगे हम तो उसको सॉल्व करने के लिए समेशन को रिप्लेस करना पड़ता है किसी एक सिंबल से, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन सेम यही रहेगा, वाई एन डी एक्स। ध्यान बस ये देना है कि आपका ये जो दिख रहा है नीचे, इसको लोअर लिमिट कहा जाता है, इसको कहा जाता है लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट। तो लिखेंगे कैसे, देखो ध्यान से, ये तो वाई एन डी एक्स तो है ही। लोअर लिमिट मतलब कहाँ से शुरू किए आप? देखो ये ग्राफ शुरू कहाँ से हुआ, आप खुद देखिए, ये तो ज़ीरो से शुरू हुआ है, ओरिजिन से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? 0 लिखेंगे। और कहाँ तक गया है ग्राफ? तो यहाँ तक है, मान लेते हैं, पता नहीं अभी तो फिलहाल कहाँ तक गया मालूम नहीं, मान लेते हैं कि ये x1 इक्वल टू a तक गया है, मान लो a तक गया है, तो आप a तक इसका अपर लिमिट पुट कर दोगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे इंटीग्रेशन बेसिकली हम लोग पहुँचते इंटीग्रेशन तक है ऐसे कि कैसे समेशन साइन को रिप्लेस किए, रिप्लेस करने के बाद कैसे लोअर लिमिट और अपर लिमिट को डिटरमाइन किए, उसके बाद लिखे, और हम पर्टिकुलरली किसी फंक्शन को कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर दिए। बस ये देखो, ये चीज़ है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, समेशन से कैसे इंटीग्रेशन की तरफ पहुँच गए, वो समझना है कि समेशन साइन को क्यों हटना पड़ा, ये बात समझ में आया होगा आपको। अगर मान लीजिए कोई अगर आपसे पूछता है कि सिर्फ ना मेरे को ना इस पर्टिकुलर रीजन में जो डॉटेड लाइन से शेड करो, देखो ध्यान से, मान लो यहाँ से लेकर मेरे को यहाँ तक निकालना है, इस पर्टिकुलर रीजन का आपको एरिया निकालना है, तो आपने करना क्या है? देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन का साइन है, मान लो ये x का वैल्यू मान लो इस जगह पे 2 है, यहाँ पर मान लो x का वैल्यू कितना है? 4 है। तो स्टार्ट कहाँ से किए हो? 2 से किए हो, जा कहाँ तक रहे हैं सर? 4 तक रहे हैं। ठीक है, और फंक्शन क्या है? y है, dx। ख़त्म करो, इसको सॉल्व करोगे अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे, इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करो। चलो ठीक है, तो अभी बेसिक फॉर्मूलाज को शुरू करते हैं। बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर, अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है। आपको डिफ्रेंशिएशन में भी पहले बताए थे आपको कि जब आप dy बाई डी एक्स निकालते हो तो क्या होता है? पावर वाला आगे आ जाता है और पावर से एक कम हो जाता है, तो n-1 हो गया। यही हुआ? ठीक है, आप जब इसी का इंटीग्रेशन करते हो, इसका इंटीग्रेशन करते हो तो कैसा होता है? x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, पावर में एक ज़्यादा डिवाइड बाई जो पावर में लिखे हो वही आपको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? इस पे बेस कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए। आप कुछ क्वेश्चन दिए, मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 दिए हुआ है। ठीक है, आपको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करोगे मेरे को बताओ। x की पावर 5 किसके रेस्पेक्ट में? dx के रेस्पेक्ट में। तो क्या सिखाए थे बताओ मेरे को? पावर एक ज़्यादा हो जाएगा, x की पावर 5+1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 5+1। तो क्या हो जाएगा? x की पावर
6 डिवाइड बाई 6, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन जानने से पहले इंटीग्रेशन दो फॉर्म में अवेलेबल होता है। कैसा? एक होता है डेफिनाइट, एक होता है इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन ऐसा इंटीग्रेशन होता है जहाँ पर आपका लिमिट्स डिफाइंड नहीं होते। देखो यहाँ पर कहीं पर लिमिट लिखे हैं क्या आपको कि लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है? कहीं तो लिखा हुआ नहीं है। तो इसके लिए जब आपका इंटीग्रेशन जो है ना, ये अगर इनडेफिनाइट है, अगर इनडेफिनाइट है तो जो भी आंसर आता है उस आंसर के साथ प्लस सी लगा देना। कोई कांस्टेंट होता है तो यहाँ पर क्या लगेगा? प्लस सी लगाएंगे। जब आपका इंटीग्रेशन डेफिनाइट होता है तो याद रखना आंसर में सिर्फ आपका वैल्यू आता है। क्या आता है? वैल्यू आता है, क्योंकि आप यहाँ पर वैल्यूज़ को असाइन करते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे लिमिट असाइन करके रखा है। तो आप जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू ही देगा आपको। माने 2 लिखा है, 3 लिखा है, कोई फंक्शन दिया हुआ उसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको वैल्यू ही देगा। क्या बात समझ में? यहाँ तक नोट डाउन करेंगे फास्ट। आपने नोट कर लिया होगा, उसके बाद देखो। अगर मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर, जैसे मान लो y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इसको? y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 तो लिख सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ? x की पावर 1/3 dx हुआ कि नहीं मुझे बताइए। और आपको बताए थे जब आप करते हो, देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या है? x की पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/3 प्लस 1। x की पावर कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 4, 4/3 हो गया। डिवाइड में क्या हो जाएगा बताओ? एलसीएम लेकर सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 3/4 x की पावर 4/3। क्या बात समझ में आई आपको? तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट ध्यान ये रखना है यहाँ पर कि ये कब वैलिड नहीं होगा। देखना है यहाँ पर n का जो वैल्यू दिख रहा है ना, n का वैल्यू हमेशा याद रखना नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। अगर -1 हो गया तो इसको तो नॉट डिफाइंड बना देगा ना। ध्यान रखना कि ये जो n है ना, यहाँ पे -1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0, और इसको नॉट डिफाइंड बना देगा। इसलिए समझ में आया यहाँ तक? नोट डाउन करिए फास्ट। मान लीजिए कोई ऐसे कोई कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको ना हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रेशन लेते हैं बेसिकली। देखो ध्यान से और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू लिया गया है x की पावर 3 ले लो, ठीक है। बेसिकली ना आपको ना इंटीग्रेट करना है, मान लो 0 से लेकर 4 तक x³ dx मान लो लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ध्यान से देखिएगा। आएगा क्या? एक ज़्यादा पावर तो पावर 4 डिवाइड बाई 4। आपको स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है और लोअर लिमिट को यहाँ लिखोगे, अपर लिमिट कहाँ रखोगे? ऊपर रखोगे, और सॉल्व कर देना। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। ये 4 तो कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे तो 1/4 तो बाहर आ गया। ध्यान से देखो, ये 4 को आपको x अपर लिमिट को पहले पुट करना है, फिर बाद में लोअर लिमिट को पुट करना है। तो आप 4 को x के जगह पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 की पावर 4 हो गया। बीच में माइनस का साइन होता है, फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे x के जगह तो 0 की पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4। 4 की पावर 4 कितना होता है? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 4 जा कितना होता है? 256 -0। तो 256 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 64 तुम्हारा। देखो आपको वैल्यू दिया कि नहीं दिया। तो याद रखना डेफिनेट इंटीग्रल जो भी होता है ना, वो आपको हमेशा वैल्यू देगा। पहले हम अपर लिमिट को पुट करेंगे, फिर माइनस, फिर क्या करेंगे? लोअर लिमिट को पुट करेंगे। समझ में आया यहाँ तक? कुछ नए क्वेश्चंस लेते देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो y इज इक्वल टू आपको दिया है x की पावर -1, ठीक है। आपको क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो
एक्स की पावर -1 dx। तो आप क्या करोगे मुझे पता है, आप ये करेंगे सर, अभी तो आप सिखाए थे +1 -1, तो आप बोलोगे सर ऊपर 0/0। ऐसा नहीं होता, देखो ध्यान से, x की पावर -1 का मतलब होता है 1/x होता है। अगर आपको याद होगा तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन में पढ़ चुके थे, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, d/dx ऑफ log x आता था 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा, याद रखना, log मॉड में x रखते हैं प्लस, ये इसका आंसर होगा। जब log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो log ऑफ मॉड x हो जाएगा। रिवर्स प्रोसेस है ना, ध्यान से रखना है, ध्यान। यहाँ देखो y इज इक्वल टू ई की पावर x, अगर आपको याद होगा तो डिफ्रेंशिएशन में भी ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या था, ई की पावर x ही था, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, ई की पावर x dx है ना, इसका इंटीग्रेशन वही होता है, ई की पावर x dx। ठीक है, याद रखिएगा, चाहे वो डिफ्रेंशिएशन हो चाहे वो इंटीग्रेशन हो, ई की पावर x वैसे ही रहता है। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन करना है तो x dx करोगे, पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है यहाँ पर 1 है, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये x² प्लस में आई एम रियली सॉरी, ई की पावर x प्लस सी लिखना था, तो ई की पावर x प्लस सी हो गया। ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, जो जो पहले पढ़े हैं बस उसका रिवर्स ले लोगे, आपका इंटीग्रेशन बन जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लो आप इंटीग्रेशन करना है dx का, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कट जाता है और क्या बचता है आपका, सिर्फ x बचता है। हमेशा याद रखना, कभी भी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव डायरेक्ट अगर दिख रहा हो तो डेरिवेटिव को और इंटीग्रेशन को काट देंगे और बचा हुआ वेरिएबल को आप लिख दोगे, समझ में आया। वैसे ही अब ध्यान रखना, अगर आपको याद हो तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या किए थे आप, साइन x का डिफ्रेंशिएशन आप cos x लिखे थे, किए थे ना आप। तो अभी अगर हम बोले कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, साइन का cos तो बोलेंगे आप, लेकिन आगे लग जाता है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस cos x प्लस सी। वैसे ही cos का पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन करोगे cos x का तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन x प्लस सी। यहाँ तक समझ में आया। आप मेरे को बताओगे, अगर हम tan x का डिफ्रेंशिएशन आप बताओगे क्या होता है, tan x का डिफ्रेंशिएशन आप बताइए क्या होता है, tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec² x होता है। वैसे ही इंटीग्रेट कर देंगे tan x dx को तो क्या हो जाएगा, बताओ मेरे को। अगर हम इंटीग्रेट कर दे tan x को, चलो tan x को नहीं करेंगे, बाद में log वाला फॉर्म आएगा, रहने दीजिए। अगर हम इसको जस्ट हम कर देते रिवर्स तो क्या हो जाएगा बताओ, sec² x dx को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो उल्टा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, tan x प्लस सी। क्या बात समझे हो। वैसे ही मान लो आप cosec x का डिफ्रेंशिएशन क्या पढ़े थे मुझे बताइए, पॉज करिए वीडियो को और बताइए cosec x, सोचो और बताओ, बताइए क्या होगा। cosec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x क्या होगा, cot x, यही होगा। इसी का अगर आप रिवर्स कर दो मतलब क्या हो जाएगा, cosec x cot x का अगर हम इंटीग्रेशन पूछे आपसे तो आप इसका रिवर्स बोल देंगे सर ये cosec x माइनस cosec x प्लस सी हो जाएगा, जस्ट रिवर्स। अगर आप
tan को डिफ्रेंशिएट करते हो तो sec स्क्वायर x आता है, तो sec स्क्वायर x को डिफ्रेंशिएट करो तो tan x आएगा। यहाँ पर आपको सीधे सीधे दिखा दिए थे, बट यहाँ पर अगर देखोगे ना, इसका ध्यान से देखिएगा। जैसे sin x का डिफ्रेंशिएट किए तो क्या हो, cos x आया। अगर आप इसी cos x का डिफ्रेंशिएट करोगे ना d/dx ऑफ, तो क्या आएगा मुझे बताओ, sin x आ जाएगा। ठीक है, sin x प्लस सी। वैसे ही इस वाले cos x का डिफ्रेंशिएट जब आप किए थे तो sin x आ गया था, तो इसी sin x का अगर आप इंटीग्रेट करोगे आप, तो क्या हो जाएगा, माइनस cos x प्लस सी। क्या बात समझ में आया है? ध्यान रखिएगा, जस्ट इसका सीधे सीधे लिख दिए थे, उसका आपको यहाँ पे रिवर्स दिखा दिए कि जब आप tan x को डिफ्रेंशिएट करते हो तो sec स्क्वायर x आता है, sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करते हो तो tan x, जस्ट रिवर्स दिखाना है। ठीक है, कैसे भी याद कर सकते हो, जैसे भी आपको याद रखना है। आप डायरेक्टली आप फॉर्मूला वाइज देखोगे तो सीधा फॉर्मूला ऐसे लिखा रहेगा, आपको बस समझाने के तौर पे बताया जा रहा है कि अगर आप tan x को डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये आता है, अगर इसको आप इंटीग्रेट करते हो तो ये आता है, इसीलिए इसको रिवर्स प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन पे। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस sin x, कुछ भी दिया हो, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो बेसिकली कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, ऐसे लिखोगे ना, y dx लिखना पड़ेगा, और y की जगह में ये दिया हुआ, तो कैसे लिखोगे आप, x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस ये हो गया sin x, ये हो गया dx। क्या बात समझ में आया? अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, तो कैसे करोगे, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन sin x dx। ठीक है, इसका कैसे करोगे, पावर एक ज़्यादा हो जाता है, मालूम है आपको, x की पावर 3 हो गया, डिवाइड बाई 3 हो गया। क्या बात समझ में आया? 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x मॉड में x l, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, थोड़ी देर पहले जानते थे, माइनस में cos x, लास्ट में क्या लगा, प्लस सी, क्योंकि एक इनडेफिनाइट इंटीग्रल है। तो इस तरह के कुछ भी हो, प्लस में हो, एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, आप अलग अलग लेकर सॉल्व कर दीजिए। अगर इनडेफिनाइट है तो प्लस सी लगेगा, और डेफिनाइट है तो लिमिट रहेगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना, वैल्यू आ जाएगा आपके पास, तब आप सी नहीं लगाओगे। समझ में आया मेरी बात? चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कि y इज इक्वल टू, मान लीजिए दे दिया है आपको 1 प्लस e की पावर x दिया है प्लस रूट x दिया है। ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना, कैसे करोगे, इंटीग्रेशन y dx, इंटीग्रेशन y में 1 प्लस e की पावर x प्लस रूट x dx, सभी को अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे तो 1 इंटू डी एक्स, तो dx होता है प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रूट x इंटू डी एक्स। चलो ठीक है, आपको थोड़ी देर पहले बताया जब भी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव साथ में आएगा तो काट देना उसको, तो क्या बचा यहाँ से, x बचा। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। क्या आप रूट x को x की पावर हाफ बोल सकते हो, x की पावर हाफ लिख लो इसको, और क्या होता है मालूम है आपको, x की पावर हाफ में 1 प्लस कर देंगे, नीचे भी हाफ प्लस 1 कर देना, और लास्ट में क्या लगा दोगे, c लगा दोगे। इसका फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो आपका यूवी मेथड होगा, वो भी इंटीग्रेशन के अंदर। अब हम बात करेंगे किस पे, यूवी मेथड इंटीग्रेशन के अंदर। इसको मैथ्स में हम लोग क्या बोलते हैं बताएं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जहाँ पर आप आईलेट सुने होंगे, आईलेट वगैरह,
आइलेट रूल यूज़ करते हुए सुने होंगे, आइलेट लिखा तो बताएंगे क्या होता है। ठीक है, चलो मान ले, या देखो ये यू भी लिखा हुआ है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले u को बाहर रखोगे, v को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, माइनस साइन बीच में होता है, फॉर्मूला याद रखना है आपको। उसके बाद इंटीग्रेशन फिर चालू करेंगे, जिसको बाहर रखे थे उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया, u हो गया। फिर से इंटीग्रेट चालू करेंगे और जो लिखे थे वही लिख देंगे, क्या होगा, v dx, और उसके बाद इसका होल dx लगेगा। ये आपका होल dx है। ठीक है, इसके अंदर ही रहने दो इसको उसके अंदर ही रहने दो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगर आप इस तरह कुछ क्वेश्चन हम देंगे अभी, उसको सॉल्व करेंगे, पहले ये फॉर्मूला को नोट डाउन करिए, फिर आपको समझाएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स ले लो। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स, फेमस क्वेश्चन कई बार लिया गया, एग्जाम्स में भी आते रहता है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे मेरे को बताइए। इसको पहला फंक्शन मान लो, इसको सेकेंड फंक्शन मान लो। किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकेंड मानना है वो हम बताएंगे आपको। फिलहाल देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये इसको u मान लो, या फर्स्ट फंक्शन क्या, इसको u मान लो, इसको v मान लो। तो पहला वाला फंक्शन बाहर रहेगा तो u बाहर हो गया, अंदर कौन हो गया, cos x dx हो गया। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन बताओ किसका होगा, du बाई डी एक्स। तो du क्या पर क्या है बताओ, तो ये dx बाई डी एक्स हुआ कि नहीं मुझे बताइए। तो d बाई डी एक्स तो लिखोगे ना, तो u के जगह क्या लिखोगे आप, x लिखोगे। इंटीग्रेशन क्या लिखने वाले हो, cos x dx, और होल क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। देखो ध्यान से, x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, तो sin x लिख दो आप, माइनस dx बाई dx तो गया, इंटीग्रेशन तो रहेगा ही रहेगा। cos x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, इंटू dx। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, और ये तो 1 हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x ही आएगा। फिर सॉल्व करो कितना होगा बताओ मेरे को, ये हो जाएगा x sin x हो गया, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, cos x प्लस लास्ट में क्या लगा दो, c इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब किसको पहला फंक्शन लेना है, किसको u लेना है, किसको v लेना है, वो डिसाइड इससे करते हैं, शॉर्टकट है बेसिकली। I फॉर इन्वर्स होता है, इसको इन्वर्स कहते हैं। L फॉर लॉगरिथमिक, लॉग वाले वैल्यूज़ होंगे। A फॉर एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक होगा। T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, और E फॉर एक्सपोनेंशियल। ये याद रखना, इसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग UV को सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। अगर ये पता रहेगा तो ही आप, अगर मान लो गलती से अगर इसको बाहर ले लिए ना, तो ये आप ट्रैप हो जाओगे इसके अंदर। समझ में आया कि नहीं है, आप सॉल्व करते जाओगे, ट्रैप होते चले जाओगे। तो आपको पहले समझना है किसको u लोगे किसको v लोगे, तो क्या आसानी से सॉल्व हो जाए। अगर आप चेक करोगे, ये जो है ना, ये जो x लिखा है वो एक एल्जेब्रिक है, और ये क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। देखो एल्जेब्रा पहले आता है कि ट्रिग्नोमेट्री, तो ठीक है सर एल्जेब्रा, तो एल्जेब्रा जो पहले आएगा उसको आप u लेंगे, जो बाद में आएगा उसको आप v लेंगे, और पर्टिकुलर फार्मूला में पुट कर दीजिए। आपको वैल्यूज़ इंटीग्रेशन का आना चाहिए कि cos x का इंटीग्रेशन या sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बस पुट कर दो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देकर मैं समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। एक और क्वेश्चन मान लीजिए, y इज इक्वल टू, मान लो क्या देंगे, x e की पावर x दिया है। ठीक है, ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। देखिए पहले एल्जेब्रा आता है कि पहले एक्सपोनेंशियल, देखो ध्यान से, तो वो आपका u बन जाएगा। तो x बाहर लेंगे हम लोग क्योंकि u बाहर होता है, किसको इंटीग्रेट करेंगे, v वाले को इंटीग्रेट करेंगे। फिर से इंटीग्रेशन ऑन करेंगे, किसको डिफरेंशिएट करते, इसको बाहर रखे हो उसको डिफरेंशिएट करोगे, किसको इंटीग्रेट करोगे, जो लिखा था सेम उसको लिख दो।
होल डी एक्स, सॉल्व कर दीजिए। x हो गया e की पावर x का क्या होता है इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, ये तो 1 हो गया ना, 1 इंटू ई की पावर x क्या हो जाएगा e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर x dx बच गया ना। तो फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा x e की पावर x माइनस क्या आएगा बताओ, इसका इंटीग्रेशन तो वही आएगा e की पावर x प्लस c, और इसको मॉडिफाइड फॉर्म में लिखोगे तो e की पावर x कॉमन निकाल लो यहाँ से, क्या लिखोगे x माइनस 1 प्लस c। इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा इंटीग्रेशन आ गया, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू दिया है साइन 5x दिया है, तो आप तो साइन x का इंटीग्रेशन जानते हो, ठीक है, ध्यान से सुनना जो मैं बोलूँगा। इसको आप लिखोगे y dx तो लिखोगे ही लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन 5x dx, ये लिखोगे। सर हम तो साइन x का जानते थे, ये तो कुछ बीच में कुछ आ गया 5x या जो भी है, फिलहाल के लिए इसको मान के रखो, समझ के रखो कि ये x दिया हुआ, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में cos x, तो x क्या माने थे, अब ये माने थे, और नीचे क्या होता है जिस फंक्शन को आप x माने हो उसी का डिफरेंशिएशन नीचे होता है, तो 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 5 होता है। लो हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया, लास्ट में प्लस c लगा देना, ख़त्म हो गया। समझ पाए हो। वैसे ही मान लीजिए कुछ क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू ई की पावर 7x दिया मान लो, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन पता है कि y dx तो बार बार क्या लिखना है, तो e की पावर 7x dx हो गया। तो सर हम तो e की पावर x का जानते थे, तो जो जानते थे वो लिख लो, मान लो ये x है तो e की पावर x क्या हो जाएगा, e की पावर 7x हो जाएगा, और डिवाइड में क्या लिखोगे, जिसको x माने थे उसका डिफरेंशिएशन नीचे होगा, तो 7x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 7 होगा प्लस c। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ध्यान से देखिए, और जहाँ पर भी समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया है, और इतने में तो आपके फिज़िक्स के जो भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन के अंदर आते होंगे वो आपसे कंफर्म सॉल्व हो जाएगा। बस इसका आप नोट्स बना लीजिएगा, आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करके देखिए 100% आपसे बनेगा, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग मेन फिज़िक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 पे आएंगे, जहाँ पर हम पोटेंशियल की बात करेंगे, वो आपका नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।